आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम और हमारे साथ हैं सामिया एंकर। तो डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। क्यों सामिया? जी हाँ, बिल्कुल। नाजरीन, कहते हैं अच्छी सेहत हजार नेमत, इस बात से सभी इत्तेफाक रखते हैं। और अच्छी सेहत के लिए चाहिए हमें अच्छी ग़िज़ा, अच्छा लाइफस्टाइल और योग की मदद से हम एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं और तरह तरह के अमराज से बच सकते हैं। हाँ, अमराज से बच सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जिसकी हर इंसान को ज़रूरत है, यानी कि सुकून, अपनी जिस्मानी सेहत और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? योगा की मदद से हम फिट भी रह सकते हैं और एक पुरसुकून खुशगवार ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको हेल्थ से जुड़ी टिप्स देते हैं। तो आज का हमारा मौजू है योग। आज हम आपको बताएंगे कैसे योग को हम अपनी जिंदगी में अमल करके एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम में जैसे कि एक रिवायत है हमारी रिपोर्ट की, हम उस पर जाएंगे और आज हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो आप भी सुनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। वो है योग के बारे में, किस तरह से योग से आप अपनी सेहत बना सकते हैं, अपने जिस्मानी जो आपके वर्जिश है वो तो होगी, साथ में जो जहनी सुकून है जिसकी हर किसी को तलाश रहती है, योग के ज़रिए उसे भी बहुत ही आसानी से हासिल किया जा सकता है। हमारे माहिरीन भी यहाँ पर हैं, वो सब कुछ बताएंगे। और एक चीज़ और है, जो हमारा इस वक्त टोल फ्री नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उन पर डायरेक्ट फ़ोन करके हमारे माहिरीन से बात कर सकते हैं, जो भी इल्म है उसमें इजाफा कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बहुत ही ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाहिज़ा फरमाइए। आज के तेज रफ्तार और पुरतनाव दौर में हर शख्स को अपनी सेहत और उम्र की फिक्र लाहक है। इसकी बड़ी वजह रोजमर्रा की टेंशन और ज़हनी दबाव है। इसका एक आसान, कदीम और आजमूदा हल योगा है, जो न सिर्फ मुख्तलिफ मज़ाहिब में रूहानी मकाम रखता है, बल्कि साइंसी तहकीक भी इसके फवाइद को तस्लीम करती है। योगा की जिस्मानी, ज़हनी और सांस की मशकें इंसान को मुकम्मल सुकून, तवाज़ुन और सेहत फराहम करती है। ये दिल की धड़कन को मुतवाज़िन रखने, ज़हनी दबाव कम करने और पुरसुकून नींद लाने में मददगार साबित होती है। योगा से न सिर्फ जिस्मानी फिटनेस हासिल होती है, बल्कि ज़हनी और जज्बाती सेहत भी बेहतर होती है। माहिरीन का कहना है कि योगा तबीयत में चुस्ती, जहन में ताजगी और बदन में तवानाई लाता है। रोजाना सिर्फ चंद मिनट के योगा मश्क जहनी और जिस्मानी थकन से निजात का बेहतरीन जरिया है। योगा की बढ़ती मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 जून को आलमी यौम योगा करार दिया। तब से हर साल भारत समेत दुनिया भर में ये दिन जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है अपने लिए भी, समाज के लिए भी योगा। हमें भी चाहिए कि योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारें। तो नाजरीन, आपने देखा कि कैसे हम योग को अपनी जिंदगी में अपनाकर एक खुशगवार सेहतमंद जिंदगी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम आपका तारुफ कराते हैं हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट से आपका तारुफ कराते हैं। और आप सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि योगा कितनी खूबसूरत मश्क है कि जो आपको बेहतरीन तरीके से सेहतमंद तो बनाती है और आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आती है, जिसके बाद एक मुस्बत सोच के साथ आप बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। तो आज इस खास मौजू पर, इस जो सब्जेक्ट है योगा का, उस पर बात करने के लिए हमारे जो माहिरीन मौजूद हैं स्टूडियो में, आपका उनसे हम तारुफ करा देते हैं।
हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जो कि इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट हैं, जो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे जो हमारे इल्म में इजाफा करेंगे, जिसकी हमें बेहद जरूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं मनमोहन योगी, जो कि वो भी योगा एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का मैं यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ हमारे बेहद खास एपिसोड में, जो कि हेलो डॉक्टर का है। प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूँगा डॉक्टर सत्येंद्र सिंह आपसे। आज के इस दौर में देखा जा रहा है जब हर इंसान एंजाइटी से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, और हर तरह से उसको बल्कि मुख्तलिफ तरह से परेशानियां उसे घेर लेती हैं, तनाव उसे घेर लेता है। ऐसे वक्त में उसके इन हालात से जो योगा उसको आगे लेकर जाता है, बेहतर बनाता है, उसकी जिंदगी को ठीक बनाता है, वो किस तरह से है, क्या योगा का उसमें कंट्रीब्यूशन है और योगा किस तरह से वो अपनी जिंदगी में ला सकता है। डॉक्टर सत्येंद्र जी, मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की परिभाषा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार उस परिभाषा से जुड़ते हुए योग को देखना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। WHO कहता है कि एक व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेता है जी, सबसे पहले उसको फिजिकली फिट होना चाहिए। ओके। तो फिजिकली फिट होने के लिए जो योग है उसमें एक उसका अंग है जिसको कहते हैं हम पोस्चर्स, आसन्स, यम और नियम का पालन। ओके। दूसरा वही WHO की परिभाषा है कि फिजिकल फिट रहने से जिंदगी नहीं चलती, केवल हमें मानसिक रूप से सचेत भी रहना पड़ेगा। वी नीड टू बी मेडिकली अलर्ट, मेंटली अलर्ट। तो उसके लिए योग में प्राणायाम है, ध्यान है, और फिर तीसरी जो स्थिति है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि लोग आज की तारीख में अपने जीवन को सब कुछ होते हुए भी सुकून के साथ, शांति के साथ, प्यार के साथ, बिना बीमारी के नहीं जी पा रहे हैं। उसकी वजह है, उसका कारण है असंतुलन। तो योग के माध्यम से, योग की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, योग के आचरण से, योग के व्यवहार से हम लोग फिजिकली फिट आसनों के माध्यम से, मेंटली अलर्ट बहुत सारे योग के प्राणायामों के माध्यम से, एंड इमोशनली बैलेंस ध्यान आदि के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि योग, जैसा कि उसके बहुत सारे तरीके हैं, योग के बहुत सारे प्रकार हैं अलग अलग शास्त्रों में। योग का सबसे पहले हम ये जाने कि योग का व्यवहार कब से होता रहा है। प्राचीन काल से योग का व्यवहार होता रहा है। योग का व्यवहार, योग शब्द का प्रयोग वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। योग शब्द का प्रयोग दर्शनों में मिलता है। और योग को दुनिया के बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया कि योगी होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। जो जितना बड़ा योगी वो उतना कम रोगी। ये आपने बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर बोली है कि जो जितना बड़ा योगी, मतलब वो उसके उतना बड़ा जितना बड़ा भोगी वो उतना बड़ा रोगी, और जो जितना बड़ा योगी वो उतना बड़ा निरोगी। और निरोगी की बात हो रही है, निरोग रहने की बात हो रही है। हमारे प्रोग्राम का ये एक रिवायती अंदाज है कि हमारे प्रोग्राम में हमेशा 3 एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको तरह तरह से बातें बताते हैं, आपके इल्म में इजाफा करते हैं और आपको हमेशा बीमारी से महफूज रहने के लिए बहुत सारे टिप्स देते रहते हैं। तो आज के इस हमारे खास एपिसोड में योगा पर जो बात हो रही है, बहुत ही खास हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका तारुफ आपसे नहीं करा पाए थे किसी वजह से, अभी वो मौजूद हैं तो मैं उनका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्र केतु, जो कि डायरेक्टर हैं आयुष MCD में। आपका दिल की गहराइयों से मैं खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ डॉक्टर साहब।
और यहाँ पर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप थोड़ा सा बताइए कि योगा क्यों इतना मकबूल होता जा रहा है, क्यों पॉपुलर हो रहा है। हमारे मुल्क की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में योगा ने पूरी तरह से लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। क्या वजह है इसकी? देखिए, योगा पहले भी बहुत विराट था, आज भी विराट है और आगे भी विराट रहेगा। सत्य का सूर्य कभी छिपता नहीं है, हमेशा समय के अनुसार कुछ चीजें बदल जाती हैं। प्रकृति भी परिवर्तनशील है, मनुष्य भी परिवर्तनशील है। विदेशी आक्रांताओं के कारण जो संस्कृति के हमारे मूल अंग हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन आदि अनेक प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, ये योग का एक बहुत बड़ा अंग है। और हमारी आयुर्वेद की जो भाषा है और जो पतंजलि की भाषा है, उन भाषाओं में बड़ा समन्वय है। आप चरक को उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी भाषा और महर्षि पतंजलि की भाषा में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसा ये मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि जितना अधिक से अधिक व्यक्ति योग के करीब रहेगा, प्रकृति के करीब रहेगा, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलेगा, वह निरोगता का एक प्रतिबिंब कहलाएगा। और हमारे आयुर्वेद में भी कहा है कि सम दोषा समाग्निश्चय सम धातु मला क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य। जब सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, मनुष्य के जीवन की मला आदि क्रियाएं ये जब सब समान होंगी तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा, और उसके लिए योग बहुत ही आवश्यक है। जितने भी प्रकार के प्राणी हैं वो किसी न किसी विशेष अवस्था में बैठते हैं, सोते हैं, तो हम इसको किसी एक चीज में सीमित नहीं कर सकते कि जितने भी हमारे योग और आसन हैं हम उनको किसी प्रकार से 1, 2, 4, 5, 10, 100 की संज्ञा में नहीं वर्णित कर सकते। हम सीधा सीधा ये देखते हैं कि परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया, सबको अपने आसनों की स्वतंत्रता दी। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से आसनों के नाम कोई सिंहासन के नाम से है, कोई गुड़ासन के नाम से है। तो इस प्रकार पक्षियों से भी आप योग सीखते हैं, आप एक श्वान से भी योग सीखते हैं। तो योग जो है अपने आप में एक विराट था, है और रहेगा, क्योंकि यह सत्य का सूर्य है और सत्य का प्रतिबिंब है। ये विराट था, विराट है और विराट रहेगा और हमेशा रहेगा। लोगों में इसकी मकबूलियत हमेशा बढ़ती रहेगी, ये दिख नजर आ रहा है और ऐसा होगा, पूरी उम्मीद इसकी की जाती है। मेरा अगला सवाल मनमोहन जी आपसे है कि अक्सर ख्वातीन हमारी अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर बैठती हैं और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। तो उनको अपने लाइफस्टाइल में, अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या बदलाव लाने चाहिए जिससे वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें और अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर निभा सकें? ये महिलाओं की बात कर रही हैं। मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा कि जो भी हमारी महिलाएं हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, इन सबको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है फिल्मों की तरह से कि भाई साहब आप घर को संभालोगे और आपको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो मैं आज का यूथ में प्रैक्टिकली बात करता हूँ। अगर आप देखोगे हर महीने पीरियड्स के नाम पे ये लोग भरपूर पेन झेलते हैं, भरपूर परेशानियां होती है। मैं मेरी क्लास में भी कई बार बोलता हूँ कि 10 डेज वेट लॉस लेकर के आ रहे हैं, उन लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, अचानक से पता चलता है सर पीरियड्स हो गए, कर नहीं पाएंगे। तो मेंटली टॉर्चर उनका अलग से होता है, हेल्थ वाइज वो अनफिट अलग से होते हैं। अब इसमें अगर वो अपना ध्यान ना रखे तो मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी घर को संभालने में, और जब वो बीमार हुए तो बोल दिया गया कि इनका बेड लास्ट में लगा दो, नहीं तो बदबू आती है इनमें से। तो अगर जिन लोगों को ये समझ में आता है कि हमारी हेल्थ ही हमारी प्रायोरिटी है और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आप लोग स्वस्थ रहने के लिए 2, 4, 5 आसन कर सकते हैं। जैसे धनुरासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, मर्कटासन कर सकते हैं, अर्धमश्चेंद्रासन कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अगर आप ये 4-5 आसन प्राणायाम करते हो, मानसिक रूप से अगर मैं कहूं तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो बेशुमार पैसा हम खर्च कर देते हैं। तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से आप अपने आप को मजबूत रख पाओगे, और अगर मातृशक्ति मजबूत है तो घर भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, दुनिया भी मजबूत होगी। बहुत खूबसूरत बात बोली आपने, मातृशक्ति का मजबूत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर एक कॉल आ गई है, कॉल लेते हैं जी। मनमोहन जी, हेलो हेलो। हाँ, हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम। बताइए अपना सवाल। बोल रहे हैं क्या? जी, बताएं अपना सवाल, हमें आपकी आवाज मिल रही है। नमस्कार भोपाल से डॉक्टर। जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं कोई भी एक्सपर्ट जो भी आंसर देना चाहे,
जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि वो बीमारियां जिनमें हेरेडिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, एक जीरो ट्रांसफर का पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होता है, डायबिटीज कैंसर हुई और वो जीन पानी से ट्रांसफर हो चुका है बच्चों में, तो अब ये योगा उसमें कैसे मदद करेगा? कोई भी योगा हो, किस तरह का योगा हो, तो वो योगा जीन को रिमूव करने में या बीमारी को ठीक करने में कैसे मदद करेगा? अच्छा, एक तो ये बात होगी। अरानिया मैंने भी आपको रिक्वेस्ट की कि आप खवातीन पर आपने बहुत सारे स्पेशल एपिसोड बनाए हैं डॉक्टर ने, हम 19 स्पेशल एपिसोड लेकर आए। जी चलिए ठीक है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चंद्र आपके पास आऊंगा मैं, दरअसल इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ बीमारियां जो है वंशानुगत रूप से ट्रांसफर होती ही होती हैं, ट्रांसमिट होती ही होती हैं जी। और आज का जो भौतिक वातावरण है जी इसमें आध्यात्मिक आत्मिक वातावरण का क्षरण हो रहा है जी तो हमारे संस्कृति में गर्भाधान संस्कार है। जी। हमारे संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। 16 संस्कारों में एक गर्भाधान संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। तो जब हम गर्भाधान संस्कार करते हैं तो उसके अंदर हम सोने की शलाका के साथ माता को पिता को बिल्कुल संयुक्त रूप से उपदेश दिया जाता है। ऋषिवर उपदेश देते हैं कि आपने अपने जीवन के अंदर जिन जिन बीमारियों से आप ग्रस्त हैं उनसे पहले ही उनको औषधियों से बिल्कुल स्वस्थ कर दिया जाता है और आगे आने के जब समय आता है तो वह अवस्था नहीं आ पाती कि रोगी उतना विक्रांत और इतना क्रांत और इतना क्लांत हो सके। तो इसके लिए हमारे पास जैसे का डायबिटीज का उन्होंने जिक्र किया कि अगर 40 वर्ष से पहले की अवस्था से कोई रोगी बच्चा या वयस्क रोगी हो जाता है तो उसकी डायबिटिक के चांसेस काफी अधिक बन जाते हैं। लेकिन उसका आचरण, खान पान, रहन सहन और किचन, जो माता की किचन है, जो माँ बाप की किचन है, अगर उसमें आहार विहार शुद्ध है, देखिए ब्रह्मचर्य, आहार विहार, ये हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। जी जी। जब आप इन पर ध्यान देते हैं तो वंशानुगत बीमारियां आने का बहुत कम इन पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है और ये जो बातें आपने बताई हैं बहुत ही कारगर बातें हैं, इन्हें समझना चाहिए, इन पर अमल करना चाहिए। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है जो बातें यहाँ पर बताई हैं हमारे एक्सपर्ट ने वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। यहाँ पर मैं बात करूँगा डॉक्टर सत्येंद्र आपसे। आज के दौर में अपना जिस्म को बनाने की होड़ सी लगी हुई है। कहीं देखें हम तो बात हो रही है वेट कम करने की, कहीं बात हो रही है अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब फिट रखने की और फिटनेस के साथ साथ अपनी बिल्ड बनाने की। अगर हम बात करें जैसे ये जो बॉडी बिल्डिंग होती है या दूसरी तरह की बहुत सारी जिस्मानी एक्सरसाइज हैं उनकी बात करें और योगा की बात करें तो इनमें क्या फ़र्क है? योगा इनसे कैसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है? बिल्कुल, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जीवन जो है वो बहुत बड़ी सौगात है परमात्मा ने हमें दी है और हर व्यक्ति को बहुत खूबसूरत बनाया है परमात्मा ने। लेकिन उसके साथ साथ जो खूबसूरत बनाया है उस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं वो उन नियमों को उनको बताने के लिए किसी तरह के कोई प्रशिक्षण और शिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मनुष्य को ना तो पैदा होते ही बोलता है, पैदा होते ही चलता भी नहीं है, पैदा होते ही खाता भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसको हम बनाते हैं, एक मैनुअल बनाता है, एक प्रोटोकॉल बनाता है, एक नियम, और जिसको हम यम नियम कहते हैं योग में, वो उसको बनाता है। कोई मनुष्य सुडौल कैसे होगा? सुडौल तब होगा जब उसके विचार, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका चरित्र सबसे पहले ठीक होगा। आचार व्यवहार, जैसे भी कहा गया था कि आयुर्वेद कहता है कि व्यक्ति का स्वस्थ होने का जो 3 मुख्य स्तंभ हैं वो है आहार। जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा विचार वैसा व्यवहार, वैसा संस्कार, वैसा स्वरूप, वैसा रूप। तो जो व्यक्ति
जो बच्चा बचपन से ही जो सवेरे जल्दी उठेगा, आप इस बात को ध्यान से सुनना जी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेकिंग ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमने बचपन में पढ़ा था, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हाथ में धो लो, बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, मेरे प्यारे अब मत सो, इतना सुंदर समय नको। जो बच्चे, जो युवा, मैं तो युवाओं पे ही काम कर रहा हूं, योग और युवा पे काम कर रहा हूं। जो युवा प्रकृति के विधान के अनुसार चलेगा, जो युवा देश के संविधान के अनुसार चलेगा, जो युवा आत्मा के विधान के अनुसार चलेगा, वो स्वतः ही बहुत कम उम्र से 5 साल की उम्र तक, यह कहा जाता है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे को ताड़ना चाहिए। ताड़येत पंचवर्षाणी, नहीं, लालन पालन करना चाहिए। और ताड़येत 10 वर्षाणी, 10 वर्ष तक का जब 5 से 10 वर्ष में जाता है तो उसको कभी कभी ताड़ना भी है कि तू ये क्या खा रहा है, तू कैसे बैठ रहा है, तू कैसे सो रहा है, तू कैसे चल रहा है, तू कैसे उठ रहा है, तू कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। तो उसका जो पर्सनैलिटी है वो 5 से 10 साल में उसको सेट करते हैं। अगर हम उसको सही तरीके से चलना सिखा देते हैं, सही तरीके से सोना, इवन सोते नहीं है लोग ढंग से, तो सही तरीके से सोओगे नहीं तब भी आपकी बॉडी में बहुत सारे डिस्टॉर्शंस आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि योग क्या कर रहा है? योग में निद्रा एक बहुत बड़ा विषय है, नींद। योग में जो पोस्चर्स हमारे अभी डॉक्टर साथी बता रहे थे, पोस्चर्स क्या, जैसे सूर्य नमस्कार की हम बात करें, मैं जरा सूर्य नमस्कार को ज्यादा तवज्जो देना चाहता हूं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, कितने? 12। और 12 आसनों में 12 तरीके से शरीर को सुडौल बनाने का पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे हम नमस्ते आसन करते हैं, नमस्ते आसन, उसमें हमारे एक चक्र पर प्रभाव पड़ता है, उसका नाम है अनहद चक्र। उससे हमारे रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। एक दूसरा, जब हम हस्तोत्तान आसन करेंगे, आप देखिए जरा ध्यान से सूर्य नमस्कार के पोस्टर्स को देखिएगा। हस्तोत्तान आसन, जब आप दोनों पैरों को मिला के दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए लंबा गहरा डीप ब्रीथ करके आप पीछे की तरफ जाते हैं, तो आप मानो कि आपकी बॉडी सेफ अप होगी नहीं होगी, टोन अप होगी नहीं होगी, आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, आपकी पेट में प्लेट नहीं बनेगी। तो दूसरा आसन है जो हस्तोत्तान आसन होता है, इसमें जो हमारा एकाग्रता का केंद्र होता है तो वो होता है विशुद्धि चक्र, जिसको हम कैरोटिड प्लेक्सस कहते हैं अंग्रेजी में। उसका प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ता है। देखो आप व्यक्ति सुडौल होगा कि नहीं होगा। तीसरा आसन बहुत महत्वपूर्ण, और भी महत्वपूर्ण आसन है, जो पूरे शरीर की, मैं कहता हूं जिम से कई गुना ज्यादा वो स्ट्रेचिंग करता है, उसको कहते हैं पादहस्तासन। पादहस्तासन में क्या करते हैं हम दोनों पैरों को मिलाते हैं, दोनों हाथों को धीरे धीरे सांसों को नीचे लेके करके घुटनों को जमीन पर लगाते हैं। आप घुटनों को, आप 99% लोगों को करके दिखाइए। 99% लोग, 99% लोग अपने घुटनों को नाक से नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका शरीर अकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन सूर्य नमस्कार के तीसरा आसन और 10वां आसन ये इस फ्लेक्सिबिलिटी को ले आता है। इस तरह से चौथा आसन है, उसको घोड़ा संचालन कहते हैं, अश्व संचालन कहते हैं। उसका प्रभाव हमारे मेडुलरी प्लेक्सस पर पड़ता है, आज्ञा चक्र पर पड़ता है। और जब आज्ञा चक्र पर पड़ता है तो उसका प्रभाव हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों पर पड़ता है। चौथा आसन, पांचवा आसन पर्वत है, पर्वत की तरह कठोर बन गया। ये सारे जो आसन बता रहे हैं आप, बहुत ही ज्यादा, मतलब इसे करने के बाद बहुत ही अच्छे से फिटनेस भी बन सकती है और ज़हनी सुकून तो मिलता ही है, जैसे बात हो रही है। जो सामिया, यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से यहाँ पर बोला है, ये सारी चीजें बोली है, कुछ हम हमारे प्रोग्राम में जब तक बच्चों का जिक्र ना आए तब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं पड़ेगा। और बच्चों के बारे में मैं बात करने के लिए मैं जाऊंगा मनमोहन जी के पास। हमारे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी फिटनेस बने, वो भी चाहते हैं खेले कूदे, खेलने कूदने से भी वो फिट रहते हैं, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन मैं अब यहाँ योगा की बात हो रही है, दिन पे दिन ये रिसर्च आ रही है कि योगा से बच्चों की सेहत बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। तो बच्चों के लिए कौन सा योगा के आसन जो हैं बेहद जरूरी हैं और आसानी के साथ और खेल खेल में बच्चे कर सकते हैं? मनमोहन जी। देखिए, मैं बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने भी बोला भी कि आप सूर्य नमस्कार अगर कर लोगे तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। अगर बच्चे की हाइट बढ़ानी है, बच्चा अगर ओवरवेट हो गया है, बच्चे को अगर चश्मा चढ़ रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप सूर्य नमस्कार कराओ। इसके अलावा अगर हाइट इंक्रीज करनी है,
अगर वंशानुगत हाइट कम ही है, उन लोगों की जनरेशन में ही ऐसा प्रॉब्लम है, तो भी अगर बच्चे को चक्रासन कराते हो, पश्चिम उत्तानासन कराते हो, भुजंगासन कराते हो, ताड़ासन कराते हो, तो बच्चे की हाइट अच्छी खासी बढ़ेगी। अगर उसको एडिक्शन हो गया मोबाइल का, क्योंकि मैं आज की ही बात कर रहा हूँ, आजकल बच्चे बाहर जा ही नहीं रहे। और जहां तक बात रह गई पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स खुद ही नहीं बाहर भेजते, क्योंकि पेरेंट्स अपने में बिजी है, बच्चे फोन में बिजी है। तो अगर एडिक्शन की बात करूं फोन से निकालने के लिए, तो बच्चे को कराओ उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। अगर ओम का उच्चारण करेगा तो ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं, स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि ओम के उच्चारण से हार्मोन सेल्स पे काम होता है, माइंडसेट पे काम होता है, पॉजिटिविटी पे काम होता है। कि लाइक बच्चे ने अगर पढ़ाई कर भी लिया तो एग्जाम में भूल गया, फायदा क्या हुआ। अब जब वो ओम का उच्चारण करेगा कम से कम 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी स्वतंत्र है, 5 मिनट भी करेगा तो भी चलेगा, वो अपने आप ही कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। शारीरिक रूप से सूर्य नमस्कार और चक्रासन से, धनुरासन से, भुजंगासन से, पश्चिमोत्तान से मजबूत हो जाएगा। और अगर मानसिक रूप की बात करो तो उद्गीत प्राणायाम से मजबूत हो जाएगा। और अगर हमारा बच्चा जब वो जवान होगा और वो स्वस्थ होगा तो हमारी इकोनॉमी कभी भी मेडिकल साइंस में अपने आप को झोंकेगी नहीं और देश वैसे भी तरक्की कर जाएगा। आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगी कि बच्चों को, छोटे बच्चों को कब से अपनी जिंदगी में योग को शामिल कर लेना चाहिए? कौन सी उम्र है जब वो योग से रूबरू हो सबसे पहले और वो सबसे ज्यादा फायदा उठा पाए उससे? मैंने जो पढ़ा है अपने गुरुओं से वो कुछ अलग है, जो मैंने बुक्स में पढ़ा है वो भी कुछ अलग है, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकली कराया है तो मैंने 4 साल की उम्र से बच्चों को कराना शुरू करा है। और मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। ऐसी कोई एज नहीं है, जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए। और कमाल की बात यह है, जिन लोगों को योग के बारे में नहीं पता उनको बता देता हूं, हम सब माँ की पेट में गर्भासन में थे, तो हम तो माँ के पेट से ही योग सीख करके आए हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जमीन पे आता है, तो वो कोबरा पोज करता ही है। अगर आपको अपना बचपना याद ना हो तो देख लेना, किसी बच्चे को सीधे लेट के अंगूठे को मुंह तक लेकर के जाता है, नाक पे लगाता है, एक पाद अंगुष्ठासन बच्चा करता ही है। तो जन्म से हम कर ही रहे हैं योग। लेकिन अगर फिर भी टाइम चाहिए कि बच्चा जब थोड़ा समझदार हो जाए, बोलने लगे, चलने लगे, उठने लगे, बैठने लगे, काम करने लगे, तो खेल खेल में तो एटलीस्ट शुरुआत तो कर ही सकता है। तो आपके कहने का मतलब है द अर्लियर द बेटर, जितनी जल्दी शुरुआत की जाए उतना बेहतर है। और इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगा, जैसे मैंने कईयों को देखा है, भारत में ही देखा है, ये बोलते हैं कि नहीं नहीं बच्चों की हाइट रुक जाती है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। और ये एक कारण है जो दूसरे देश, छोटे बच्चे, जिस एज में हम बच्चों को मोबाइल देके बिजी रखते हैं, उस एज में हम दूसरे देश के बच्चों को देखते हैं वो मेडल जीतते हैं और वो कम एज में करियर बना लेते हैं। और ऐसा भी टाइम आता है कि ओलंपिक में एक इंसान 10-10 गोल्ड मेडल जीत रहा है। तो अगर बच्चों की परवरिश हम योग के साथ लेकर के चलते हैं, योग से बना हुआ बच्चा, मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पहला जन्म माँ की कोख से होता है और दूसरा जन्म योग से होता है। तो अगर योग से बना हुआ बच्चा जब वो बड़ा होगा, वो करप्ट नहीं होगा, वो बीमार नहीं होगा, वो दूषित नहीं होगा, और ऐसा इंसान जब देश संभालेगा तो देश तरक्की जरूर करेगा। बिल्कुल, बहुत खूब। मेरा अगला सवाल चंद्रकेतु जी आपसे है। जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि नफ्सियाती यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा खान पान ऐसा है, और कोविड के बाद से इतना एक्सपोजर हो गया है, स्क्रीन पे, लैपटॉप पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो लोग जिस्मानी के साथ साथ नफ्सियाती साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है उस पर भी डिस्टर्ब हो गए हैं। तो उसको फिक्स करने के लिए, उसको सही करने के लिए और अपनी हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए सबको? देखिए, स्पष्ट तौर पर ये प्रश्न जो है बहुत सामयिक ही नहीं है जी, बहुत ही उद्विग्न कर देने वाला प्रश्न है। मैंने अभी बताया था कि हमारे जीवन के 3 उपस्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। निद्रा का जिक्र अभी मुझसे पूर्व वक्ता योगा जी ऋषि कर रहे थे। तो मैं ये कहूंगा कि 8 घंटे की नींद जो प्राणी लेगा वो अनेक प्रकार के रोगों से बचा रहे। दूसरा, अगर हम आयुर्वेद को और योग का समन्वय बना दें और हम वेदों की तरफ चलें, तो निश्चित तौर पर वेदों के अंदर एक यज्ञ विधा है हमारे पास कि अगर आप यज्ञ के माध्यम से प्रातःकाल यज्ञ कर लेते हैं और सुबह अगर जब व्यक्ति उठता है तो सूर्य के अंदर से 7 प्रकार की रश्मियां निकलती हैं, और वो 7 प्रकार की जो रश्मियां अर्थात किरणें जो निकलती हैं, वो आपकी 7 प्रकार की जो स्किन है, एलोपैथिक वाले डर्मिस, एपिडर्मिस सिर्फ 2 तक पहुंचे हैं, हमारे आयुर्वेद में और योग में इसको 7 प्रकार की माना जाता है। तो जब 7 प्रकार की रश्मियां 7 प्रकार की हमारी स्किन में पेनिट्रेट करती हैं, तो उसके अंदर से एक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, और वो प्रवाहित ऊर्जा मनुष्य के मानसिक स्तर को बहुत ही ऊंचा ले जाती है। और हमारे वेदों में स्पष्ट तौर पर यह लिखा है, हमारे आयुर्वेद में ये लिखा है कि आप अगर प्रातःकाल उठ जाते हैं, और प्रातःकाल के मंत्र भी दिए हैं
कि ओम प्रातः अर्गणिम प्रातः इंद्रम हवामहे प्रातमित्रापत्र। तो इस प्रकार के ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र अपने आप में एक शक्ति देते हैं। और मंत्र शक्ति के साथ मनुष्य जब सुबह के समय प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे जब वो उठता है तो निश्चित तौर पर आप अपने जो रोगों का वातावरण है उनसे दूर जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपने बहुत सी सही चीज़ें बताई हैं। अब सत्येंद्र जी आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगा। अब ये जो योगा का वक्त चल रहा है, हर कोई योगा कर रहा है, हम भी करते हैं और सभी लोग करते हैं। ये अभी इंटरनेशनल जो डे ऑफ योगा का आ रहा है, सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इसको लेकर। लेकिन अब मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा आप ये बताइए कि योगा का ये जो वक्त है, सब लोग योगा कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो योगा का वो नज़रिया कि योगा कितना फ़ायदेमंद है, ये ना है कि हम मतलब इसी वक्त करते रह जाएं और कुछ दिनों बाद छोड़ दें। हमें क्यों पूरे साल योगा को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए और करना चाहिए, इसकी क्या वजह है? जी, हम पूरी दुनिया के जितने भी लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं जी, अगर आप उनसे पूछोगे तो हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन मेरे अनुकूल चले। किसी से पूछ लो आप जी, हर कोई अपने अनुकूल अपना जीवन जीना चाहता है और कोई भी ये नहीं चाहता कि प्रतिकूल कोई चीज मेरे आए। कोई भी सम्मान में जीना चाहता है, अपमान में कोई नहीं जीना चाहता। कोई भी लाभ में जीना चाहता है, हानि में कोई नहीं जीना चाहता है। कोई भी दुख में नहीं जीना चाहता, सुख में जीना चाहता है। जी, कोई सिद्धि में जीना चाहता है, असिद्धि में कोई नहीं जीना चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि जब से हम जन्म लेते हैं, जब तक वो इस धरती पर रहेंगे, हमें क्या कभी ज्यादा स्वास्थ्य की जरूरत है, कभी कम स्वास्थ्य की जरूरत है? ऐसा कभी होगा? जब से हम जन्म लेते हैं, जब तक हम इस धरती पर रहते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें हमेशा स्वस्थ रहने की, नितांत स्वस्थ रहने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। और हम केवल अपने लिए जिम्मेदार नहीं। अगर मैं किसी घर का एक सदस्य हूं या घर का कोई मुखिया हूं, किसी संस्था का सदस्य हूं या मुखिया हूं, किसी देश राष्ट्र का सदस्य हूं या मुखिया हूं, अगर मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होऊंगा, अगर मेरे हाथ पैर नाक आंख कान दिमाग जिसमें इंद्रियां, मेरे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करेंगे ढंग से, तो मैं क्या सेवा कर पाऊंगा अपनी? क्या सेवा कर पाऊंगा परिवार की? क्या सेवा कर पाऊंगा देश की? तो इसलिए योग एक्चुअली क्या है, योग को एक दृष्टि के, एक अच्छी दृष्टि के रूप में देखने का जो काम आज की तारीख में हुआ है, मैं अपने देश के प्रति गौरव का अनुभव करता हूं कि हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और कई जितने भी देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी बहुत लंबी और गहरी सोच है कि उन्होंने देखा कि आने वाला समय की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन विज्ञान कहीं ना कहीं हमारे जीवन को डुप्लीकेट बना रहा है। आज की तारीख में आप देखो कि आपके हर काम के लिए मशीन बन गई है। अगर आप आटा गूंथते थे घर के अंदर जी, तो आपके हाथों का एक्यूप्रेशर होता था। आप चक्की चलाते थे तो आपका एक्यूप्रेशर होता था। आप साइकिल चलाते हो तो आपका एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर होता है। तो इसलिए क्या हो गया है, योग हमें क्या करता है, योग हमें यह बता रहा है कि देखो आपका जीवन केवल और केवल अनुशासन से ही चलेगा। आपको प्राण को औषधि बनाना ही पड़ेगा। जब हम भोजन, देखिए आप, भोजन के बिना आदमी बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है, बहुत दिनों तक। कभी कभी देखा होगा जो लोग भूख हड़ताल में जाते हैं, उनको पता होता है, उनको मालूम है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक अगर आदमी के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं तो काफी दिनों तक बिना भोजन के रह सकता है। लेकिन आप बताओ बिना पानी के कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? 3 या 4 दिन से ज्यादा नहीं। लेकिन बिना सांसों के आप इमेजिन करो, कल्पना करो, बिना सांस के 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सांसें। और योग में जो प्राण योग है, जो प्राणायाम है, प्राण से प्राण का उपचार करना। यदि आप प्राणायाम को पूरी दुनिया ने समझ लिया, समझ रहे लोग प्राणायाम, प्राण को समझ लिया, उनको पता है कि अगर मैं भ्रामरी प्राणायाम करूंगा तो ये जो अनिद्रा की प्रॉब्लम, जो डिप्रेशन की, तनाव की, चिंता की, बेचैनी की, रिश्तों के बिगड़ने की, घर के संबंधों के खराब होने की जो स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि आदमी चिड़चिड़ा हो गया। चिड़चिड़ा इसलिए नहीं हो रहा है कि वो दिन ऐसे गुजारता है कि उसको रात को नींद अच्छी नहीं आती, और वो रात ऐसे गुजारता है कि सवेरे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। तो दिन ऐसा गुजारो
कि रात को नींद अच्छी आए और रात ऐसे गुजारे तो सवेरे मुंह दिखाने के लायक। कुल मिला के अब योगा को अपनी जिंदगी में लेकर आइए, चाहे ये नींद आने की परेशानी हो, डिप्रेशन हो, या बहुत सारी जो मुख्तलिफ परेशानियां हैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। सामिया, ऐसा मैं सोचता हूं। मेरा इसी बात से एक इत्तेफाक रखते हुए अगला सवाल है, हमने सबके बारे में बात कर ली, बच्चों के बारे में बात कर ली और नौजवानों के बारे में बात कर ली, ख्वातीन के बारे में भी बात कर ली, बट एक जो थोड़े बुजुर्ग हैं लोग हमारे माशरे में, हमारे साथ जो बुजुर्ग रहते हैं, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना उन्हें ही करना पड़ता है। उनकी जिंदगी डे टू डे लाइफ जो होती है, उनकी हर वक्त की जिंदगी थोड़ी मुश्किल होती है। किसी की कमर में दर्द है, किसी के घुटनों में तकलीफ है, और सारे मर्ज भी होते हैं, ज्यादातर कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान है। तो उनको अपनी हड्डियों के लिए, अपने आप को बेसिक, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या योगा उनको मदद कर सकता है? मनमोहन जी, मेरा सवाल आपसे। ठीक है, सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि योग की एक डेफिनेशन है, अथ योगानुशासनम। अनुशासन मतलब योग। अगर डिसिप्लिन है तो आप किसी भी एज में, किसी भी उम्र में वापस से स्वस्थ हो सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है, और संकल्प यह है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये जान ले कि संकल्प रखना है कि स्वस्थ जीना है, स्वस्थ जाना है, तो वो नी पेन से, बैक पेन से, शुगर से, बीपी से, थायराइड से, कोलेस्ट्रॉल से, एक्जिमा से, पैरालिसिस से, ट्यूमर से, कैंसर से, किसी से नहीं मरने वाला। वो अपने आप को मजबूत बना सकता है। अब बात आती है जो ओल्ड एज लोगों की बात आप कर रहे हो, बुजुर्ग लोगों की बात आप कर रहे हो, उसमें भी अगर मैं किसी को लेता हूँ, किसी को आर्थराइटिस है, लाइक मैं तो क्या दूंगा, योगा मैट बिछाओ और बैठ जाओ और सूक्ष्म व्यायाम शुरू करो। लेकिन अगर वो बैठ ही नहीं पाएगा तो करेगा कैसे? जिसके हिप जॉइंट्स बहुत वीक हो गए हैं, सिटिंग बोन में पेन बहुत ज्यादा है, नी पेन बहुत ज्यादा है, नी रिप्लेसमेंट की बात उसकी हो रही है, तो वो तो जमीन पे बैठ ही नहीं सकता, तो वो चेयर पे बैठ करके भी योग कर सकता है, वो सूक्ष्म व्यायाम कर सकता है। अगर वो दोनों हाथ सामने कर ले, ऐसा 30 बार कर ले, सिर्फ सिंपल, इसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 30 बार कर ले, सेम 30 बार कर ले, तो उसका अपर बॉडी का ज्वाइंट आराम से खुल जाएगा। डे 1, डे 2, डे 3, 3 दिन के अंदर उसको आराम आ जाएगा, मूवमेंट में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और अगर इस तरीके से पैर का भी वो कर ले, थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर ले, तो बुजुर्ग व्यक्ति कम से कम इतना लायक तो बन जाएगा, उठना, बैठना, चलना, पानी खुद से उठ करके पीना, वॉशरूम जाना, वो सारे काम सूक्ष्म व्यायाम से कर सकता है। प्लस योग की एक डेफिनेशन है, समत्वम योग उच्यते। सम मतलब बैलेंस करना। लाइक अगर मैं कहूंगा बीपी, तो बीपी कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर सब में है, हाई और लो बीमारी है, शुगर बीमारी नहीं है, सब में है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इंसान वैसे मर जाएगा। नींद आना कोई बीमारी नहीं है, नींद बहुत आना या बिल्कुल ना आना बीमारी है। खाना खाना कोई बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा खाना या 3 दिन तक भूखे रहना हमारी जिम्मेदारी है। और योग यही काम करता है और कुछ काम नहीं करता। योग करता है समत्वम योग उच्चते, वो बैलेंस कर देता है। जैसे आप अनुलोम विलोम करना शुरू करते हैं ना, बहुत इजी है और बच्चे को पता है। स्वामी रामदेव जी ने घर घर तक पहुंचा दिया। अगर आप अनुलोम विलोम लाइक और सांस इतना भरना कि चेस्ट फूल जाए, अगर सिर्फ आप अनुलोम विलोम कर लो और आपके 5 मुख्य प्राण अपान, समान, उदान, व्यान, ये बैलेंस हो जाए, तो आपको कोई बीमारी ऐसी रहेगी। डिजिटल लाइफस्टाइल है, हमारी सेडेंटरी जॉब्स हैं जिसमें हम बैठे बैठे काम करते हैं, 24 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, नहीं तो हमारे हाथों में मोबाइल है, तो हमारे घर तक, हमारे बेडरूम तक हमारी जॉब्स आ गई हैं, और जिसके चलते हमें बहुत सारी स्पाइन प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ सर्वाइकल की परेशानी भी हो रही है, लोगों को चक्कर आते हैं, और उन बीमारियों को, किसी के हाथ में सुनपन हो रहा है, ये सब नसों से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए, इसको सही करने के लिए सत्येंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अमल करना चाहिए? बहुत ही बड़ा सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने रखा है। सृष्टि की संरचना 3 बात, पित्त और कफ, जो 3 तत्व हैं उनसे हुई है। इसी का जो ज्ञान है ना, इसी की जो जानकारी, उसके अभाव के कारण सारी दुनिया आज की तारीख में जोड़ों के दर्द से, कमर के दर्द से, गर्दन के दर्द से पीड़ित है। लेकिन इसका समाधान है। क्या होता है कि जब हमारा बात बिगड़ता है, बात बिगड़ने से हमारी ज्यादा बीमारियां होती है, बात के बिगड़ने से ज्यादा बीमारी होती है। तो जो बात रोग हो रहा है, जैसे मेरा दर्द घुटने में जा रहा है, मेरा दर्द कमर पे जा रहा है, मेरा दर्द गर्दन पे जा रहा है, और मैं एक्सरे, MRI, CT स्कैन करा रहा हूं, कुछ नहीं निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब कहां दोष है?
इसका मतलब बात का दोष है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये देखूं कि मेरा आहार क्या है। अगर मैं बात गुजारिश करूंगा सत्येंद्र जी, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है, पूरा शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस छोटे भी आप लोगों से लेना चाहता हूं। तो मेरा ये कहना है कि जो बात है, बात जो विकार है, बात विकार है, एक तो हम अपने भोजन को सुधारें, हम बात वाली चीजों को ना खाएं, आलू चावल आदि जितने भी जिनसे बात होता है उनको कम करें। दूसरा, ये जो कमर दर्द, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, इसके लिए हमारे पास पीठ के बल और पेट के बल किए जाने वाले बहुत सारे आसन हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भुजंग आसन है, सलभ आसन है, बहुत बढ़िया आसन है, ग्रास ऊपर पोस्चर, लोकस पोस्चर, सलभ आसन। सलभ आसन में हम क्या करते हैं कि पेट के बल लेटते हैं और लंबा गहरा सांस, छोटी को जमीन पर रखते हैं, लंबा गहरा सांस। इन आसनों पर ध्यान रखना चाहिए, और ये जो आप बता रहे हैं आसन से पीठ का दर्द और सर्वाइकल जैसी परेशानी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोग्राम बिल्कुल इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं चंद्रकेतु जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी जाते जाते। शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। 2-3 जो एक मस्ट हैव जो आसन है जो हम कर सकते हैं, जो हमें फिट रख सकते हैं, सिंपल, जो हमारी इतनी बिजी लाइफ में और जो हम बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें और एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। देखिए, अभी आपने जैसा कि जिक्र किया था कि हमें जंघा चालन, जी, जैसे कि साइकिल चलाया जाता है, जी, इस प्रकार जंघा चालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। जी, सर्वांगासन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जी, और अनुलोम विलोम, कुंभक, रेचक और स्तंभक, ये क्रियाएं आपको निरंतर करनी चाहिए, और उद्गीत प्राणायाम अपने आप में संपूर्ण प्रक्रिया है। तो मैं लास्ट में आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी कि आप हमारे नाजरीन को अपने तौर पर एक योगा एक्सपर्ट होने के नाते क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, आतुरस्य विकार प्रश्नम से, कि जो हमारा ध्येय है उस ध्येय के प्रति आप सचेत रहें और अपनी शारीरिक जो क्रियाएं हैं इनको ना त्यागें। शरीर का एक धर्म है, शरीर चलाएंगे तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक और सूक्ष्म तत्वों की भी बीमारियां नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें इतनी अच्छी योग से जुड़ी हुई जानकारियां देने के लिए, ताकि उम्मीद करते हैं हमारे सारे नाजरीन, सारे कॉलर इन जानकारियों से फैजियाब होंगे, उनको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्येंद्र जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपका क्या मैसेज है हमारे नाजरीन के लिए? आप भी जाते जाते उनको क्या इंस्पायर करना चाहते हैं, क्या उनको मदद, जो उनके लिए मददगार साबित हो? मेरा कहना यह है कि योग को आप एक सेल्फ चिकित्सा के रूप में लें, स्व चिकित्सा के रूप में लें, कि मुझे अगर अपने जीवन को अपने परिवार के साथ, अपने पूरे देश के साथ अच्छे से गुजारना है, देश मतलब स्वस्थ रहना मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी एक एसेट का काम करता है। स्वस्थ रहना भी देश की एक सेवा है। तो मेरा कहना है कि जब स्वस्थ रहना देश की सेवा है, तो आप शुरू से ही, बचपन से ही अपने बच्चों को 4-5 साल जैसे कहा गया, तब से ही आप योग की छोटी छोटी क्रियाओं के साथ रोज जुड़े अपने आप को। छोटी छोटी क्रियाएं जो बैठ के आसानी से की जा सके, उनको तो हमें रोज ही करना चाहिए। जैसे हम नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, नहाना धोना करते हैं, वैसे हमें इनको शामिल कर देना चाहिए। जैसे अभी आप कहा गया था कि छोटे छोटे ये संधि संचालन के कार्यक्रम हम कोई भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट होकर के भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो हम अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, योग को अपनी लाइफ का एक ऐसा अटूट हिस्सा बना लें जिसके चलते हम एक खुशगवार, सेहतमंद, सुकून भरी जिंदगी गुजारे। मेरा चलते चलते आपसे मैसेज की मुझे दरकार है कि आप हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपना अगर थोड़ा सा पास्ट बताऊं मोटी भाषा में, तो मेरे नी का ऑपरेशन हो रखा है। मेरे को एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, मेरे को स्क्लोसिस हुआ, उसका मेरे को स्टोरेट्स लगा, मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, माइग्रेन हुआ। वो सारी बीमारी को पार करके अपने आप को योग के द्वारा ठीक करके मैं यहाँ बैठा हूँ। और अगर एक भी इंसान इस पूरे प्रोग्राम से ये समझ जाए कि हाँ हेल्थ जरूरी है, तो मैं आपसे यही प्रॉमिस लेना चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर 2026 में जब योग दिवस आए तो आप लोग मेडिसिन फ्री लाइफ जी सके। बिल्कुल, शुक्रिया मनमोहन योगी जी, सत्येंद्र जी और चंद्रकेतु जी, आपका हमारे प्रोग्राम पे शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें इतनी अच्छी और इतनी एनलाइटनिंग हमें जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को इससे काफी फायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो नाजरीन, ये बहुत ही ख़ास एपिसोड हमारा जो आज योगा पर था, इस पर बहुत सारी
बेहतरीन जानकारियां आपको फराहम कराई हैं हमारे माहिरीन ने। उन्होंने हर तरह से बताया है, हमारे बुजुर्गों की बात की है, हमारे ख्वातीन की बात की है, बच्चों की बात की है और हमारी बात की है। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार इसी तरह से हमें मिलता रहे, ये हमारी दरख्वास्त है आपसे। और जैसे कि हमारी ये आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है इस वक्त स्क्रीन पर, ये हम बार बार आपसे कहते हैं, जो आपका जो सजेशन है, आपके जो मशवरे हैं, वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ये भेजते रहिए हमारे पास। और क्या कहना चाहेंगी सामिया? मैं ये कहना चाहूंगी कि योग की मदद से हम अपनी माइंड, बॉडी, सोल यानी कि अपने जिस्म, अपने दिमाग और अपनी रूह को एक रोह के बीच एक दरमियान एक पुल कायम कर सकते हैं और एक खुशगवार सुकून भरी जिंदगी गुजार सकते हैं। आप हमें, और एक चीज़ और मैं बार बार कहता हूँ, हमारे इस प्रोग्राम में, जो ये प्रोग्राम है हमारा यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है, आप ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और एक दरख्वास्त और है हमारी कि जो ये कल सुबह 9:30 बजे ये प्रोग्राम दोबारा फिर टेलीकास्ट होता है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं और अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। अच्छा सामिया, हमारे प्रोग्राम का एक रिवायत और है कि हम अपने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलते चलते हम अपने अगले उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है बताएं। अपने जो नाजरीन हैं हमारे प्रोग्राम देखने वाले। तो अब आप बताइए कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड का मौजू है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जहां हम बात करेंगे ड्रग अब्यूज की और उससे कैसे जूझा जाए, उसको कैसे रोकथाम की जाए, उसका कैसे इलाज किया जाए और जो उनसे परेशान लोग हैं उनकी बहाली के लिए हम बात करेंगे। बिल्कुल, ये प्रोग्राम बहुत ही हमारा कीमती प्रोग्राम होगा। हर प्रोग्राम की तरह इसे ज़रूर देखिएगा। और ये जो बहुत ही बड़ा अभिशाप है ये ड्रग्स को लेकर, इसे ख़त्म कर दीजिएगा। बहुत ही कारगर एपिसोड होगा सभी के लिए। और आपको छोड़ के जा रहे हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। देखिए हमारा प्रोग्राम। फिलहाल के लिए मुझे फरहान को और सामिया को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आज से मिली जानकारियों से आप फैज़याब भी होंगे। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। योगा हमेशा खाने के कम से कम 2 घंटे बाद करें। अगर कोई आसन तकलीफ दे तो फौरन रुक जाएं, जिस्म पर जोर ना डालें। ऐसा लिबास पहने जिसमें जिस्म आसानी से हरकत कर सके। खासकर शुरू में किसी योगा इंस्ट्रक्टर से रहनुमाई लेना बेहतर है। योगा नींद को बेहतर बनाता है और बेख्वाबी से निजात देता है। योगा जहन को पुरसुकून और जज्बात को मुतवाजिन करता है। योगा इंसान को खुदशनासी और रूहानी सुकून अता करता है।